नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना तथा इसके द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की भली भांति व्याख्या करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पूर्व भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों को तथा संरचना को समझाने के लिए अनेक प्रकार के मॉडल दिए गए थे, जिसमें कि डैनियल एवं डेविसन के द्वारा प्रपोज मॉडल तथा रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। परंतु ये सभी मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्टैटिक व फिक्स्ड संरचना मानते थे और इस वजह से यह मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य जैसे कि सेल ग्रोथ, इंटरसेल्युलर जंक्शंस का निर्माण, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न व सिक्रीशन इत्यादि के दौरान कोशिका झिल्ली में होने वाले परिवर्तनों को नहीं समझा पाए थे। अतः इन सभी को समझाने के लिए सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा एक मॉडल प्रतिपादित किया गया, जो कि अब तक सर्वाधिक स्वीकार किए जाने वाला मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स व प्रोटीन्स का एक समान डिस्पोजिशन नहीं होता है। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स, अर्थात लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स बिखरे हुए रहते हैं। इस मॉडल के अनुसार दो प्रकार के प्रोटीन्स लिपिड की बाइलेयर में पाए जाते हैं। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर धंसे रहते हैं। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स या परिधीय प्रोटीन्स, जो कि लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। उपरोक्त चित्र में आप बहुत आसानी से इन सभी संरचनाओं को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिपिड की बाइलेयर नज़र आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से हेड तथा टेल भाग आपको नज़र आ रहे हैं। तो लिपिड की बाइलेयर के अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स धंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन कहलाते हैं। यह कुल प्रोटीन्स का 70% भाग बनाते हैं तथा इन्हें आसानी से इस लिपिड मेम्ब्रेन से पृथक करना संभव नहीं है। ये प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि ये चैनल प्रोटीन अपने अंदर से विभिन्न पदार्थों को जाने देते हैं और इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कुछ प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स के रूप में काम करते हैं, जो कि एटीपी का उपयोग करते हुए विभिन्न मॉलिक्यूल्स को उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आने जाने में मदद करते हैं। दूसरी प्रकार के प्रोटीन्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये सरफेस अथवा सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं। अतः इन्हें पेरिफेरल अथवा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन ग्लोब्यूलर नेचर के होते हैं तथा कुल प्रोटीन का 30% भाग बनाते हैं। ये प्रोटीन्स रिसेप्टर प्रोटीन्स के रूप में तथा विभिन्न अन्य प्रकार के कार्यों को करने में मदद करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो स्पष्टतः एक्सट्रिंसिक तथा इंट्रिंसिक यानी सतह पर पाए जाने वाले और लिपिड लेयर के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड्स तथा प्रोटीन्स की व्यवस्था को एक्सप्लेन करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायक होती हैं। फ्लूइड मोज़ेक नाम इसके दो लक्षणों के कारण दिया गया है। पहला, कोशिका झिल्ली एक लचीली संरचना है, न कि दृढ़ संरचना है। इसी वजह से विभिन्न कार्य जैसे कि
इंटरसेलुलर जंक्शंस का निर्माण, कोशिका विभाजन, एंडोसाइटोसिस इत्यादि के दौरान इसकी संरचना में परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं या परिवर्तन स्पष्ट नज़र आते हैं। दूसरा, लिपिड्स व मॉलिक्यूल्स का एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट हमें जैसे मोज़ेक अपीयरेंस देता है, जैसे कि टाइल्स एक मोज़ेक में लगी हुई हों, तो इस अरेंजमेंट के कारण या इस प्रकार की दृश्यता के कारण इस मॉडल को नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा बहुत ही आसानी से की जा सकती है और साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर भी इसके द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। धन्यवाद।